हेलो गाइस, ये एसएसटी के 10th क्लास की एनसीईआरटी का ये सत्ता की साझेदारी। तो ये नागरिक शास्त्र से है और ये आज़ादी के बाद का है कि आज़ादी के बाद राजनीतिक शास्त्र से ये लिए गए हैं क्वेश्चन। तो लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। तो लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में क्या आता है, इसमें आता है शक्ति जो है शक्ति 3 तरह से विभाजित होती है। शक्ति का बंटवारा होता है, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। 3 तरह से होता है। और सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है कि लोगों के बीच जो है शासकीय शक्तियों का बंटवारा होता है। वो ही हो गया कि ये 3 तरह से एक ही शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में काम करती है। फिर बेल्जियम की जातीय बनावट हो गई। किस तरह से, मतलब बेल्जियम में जातियों का बंटवारा हुआ था। तो ये हो गई 59% जो हिस्सा है वह डच का है, 40% हो गया ये फ्रेंच भाषा वालों का हो गया और 1% जो हो गया जर्मन भाषा वालों का हो गया। फिर इनकी बेल्जियम की समस्या आ जाती है। तो बेल्जियम की जो कुल आबादी थी वह 40% जो थी वे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे और लोग जो थे ये देश की राजसत्ता पर इनका दबदबा था और डच भाषी लोगों को इनसे नाराज़गी थी। मतलब कहने की क्या बात है कि 40% जो थे ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे और मतलब पावरफुल थे ये ज़्यादा। तो इनका सत्ता पर ज़्यादा बोलबाला था, जिससे जो है डच भाषा वाले जो थे इनसे नाराज़ रहते थे। फिर आ जाता है कि बेल्जियम की समस्या का हल। तो कैसे लिखना कि आम सहमति के आधार पर डच और फ्रेंच भाषा के लोगों ने सत्ता में जो है साझेदारी की आपस में दोनों में। फिर श्रीलंका की जातीय बनावट आ जाती है। बुनावट लिखा है, यहाँ बनावट है। ये सीली जो है, सीली वहाँ पर होते 74%, तमिली वहाँ 18% है और ईसाई 7% है। फिर आ जाता है कि बहुसंख्यावाद। तो देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मन मर्जी से शासन चलाना। तो इसमें क्या आ जाता है कि जो किसी भी देश में अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, अधिक संख्या जिस भी समुदाय की होती है वे अपनी मर्जी वहाँ पर चलाते हैं। फिर आ जाता है कि तमिलों की क्या समस्या थी कि श्रीलंका की सरकार बहुसंख्यक हिस्ली समुदाय की पक्षधर थी। जो सीली समुदाय के लोग थे वे बहुत ज़्यादा थे, 74% थे। तो जो सरकार थी उनके पक्ष में सबसे ज़्यादा थी और कुल आबादी का जो है 18% जो था वह तमिल थे। तो इसलिए उन्हें जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। फिर युक्तिपरक तर्क आ जाते हैं कि किसी भी पहलू के लाभ या हानि की परख करने का विचार, लाभ या हानि उससे हो रही है। फिर नैतिक आ जाते हैं कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताने वाले विचार इसमें आ जाते हैं। अंतर्भूत मतलब जो उसके अंदरूनी महत्व है, नैतिक महत्व में आ जाते हैं। फिर लेबनान की समस्या का हल। तो 4 प्रमुख समुदाय थे लेबनान में। एक कैथोलिक को राष्ट्रपति पद, ऑर्थोडॉक्स को उप प्रधानमंत्री पद, सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री पद और शिया मुसलमानों को संसद का पद देकर जो है इस तरह से 4 प्रकार से लेबनान की समस्या का हल निकाला गया। फिर खलील की उलझन। फिर खलील क्या था कि खलील चाहता था कि लेबनान में जो है सत्ता का बंटवारा धार्मिक आधार पर न हो बल्कि चुनाव के आधार पर हो। तो इस पर जो है खलील की उलझन यह थी कि धर्म या जाति के आधार पर ना हो बंटवारा वहाँ का। और सत्ता की साझेदारी के रूप में ये कुछ प्रश्न आ जाते हैं। फिर आ जाती है संघीय सरकार। तो यह क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा आ जाता है संघीय सरकार में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं।
ये आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन। सरकार के तीनों अंग की शक्तियाँ किस किस चीज़ में विभाजित थी, कि सरकार के जो है तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है। फिर बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका का गृह युद्ध जो है किन समुदाय के बीच में हुआ था, तो ये सिहली, तमिल और तीसरा समुदाय ये सिहली था और तमिल समुदाय के बीच में था। 3 जो है समुदाय वहाँ पर थे। फिर सिहलियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी और तमिल की कुल 18% जनसंख्या थी। फिर आ जाता है कि बेल्जियम का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता था, तो 59। फिर युक्तिपरक तर्क किस बात पर बल देता है, यदि लाभकारी परिणाम हो गए। फिर नैतिक तर्क आ जाते हैं। फिर लेबनानी समझौते आ जाते हैं। इस तरह से ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप देख सकते हैं। ये और अगर आपको वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।